जय हिंद प्यारे साथियों। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। हमारी जो सीरीज चल रही थी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जिसमें हमने सीरीज स्टार्ट की थी 2015 से 2024 तक के प्रीलिम्स जो थे आपके क्वेश्चन पेपर, उनके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था। स्टूडेंट्स, अब तक आपको 2015, 16, 17, 18 और 19 इतने वर्षों के पेपर सोल्व करवा दिए गए हैं। इन सब के अलावा 2020 का क्वेश्चन पेपर के 1 से 50 क्वेश्चन पेपर मैंने आपसे डिस्कस करवा दिए गए। इस क्लासेस में हमने आपसे जो क्वेश्चन पेपर लिया है वह 2020 का है। सर, कब का है? 2020 का क्वेश्चन पेपर है और सीरीज नंबर आप देखोगे ए है, जीएस पेपर पत्र नंबर 1 है। ठीक है। अगर आप भी पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पर हम और आप दोनों मिलकर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। कुछ आंसर आप बताएंगे और कुछ मैं, और पेपर सोल्व हो जाएगा। आपको भी ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और अभी कहाँ कमी है और कहाँ पर ज़्यादा है। उन सारे विषयों पर मैं विस्तार से आपसे चर्चा करता रहूँगा। इसमें न केवल हम पेपर को सोल्व करेंगे बल्कि हम आपको ये भी बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए समय न गवाते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आपको स्क्रीन पर विजुअल हो रहा होगा। क्वेश्चन लेंगे हम 51वां। देखिए क्या है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए, यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है। बी, यह मुख्यतः ऋण सर्जित करने वाला पूंजी प्रवाह है। सी, यह ऐसा निवेश है जिसे ऋण समाशोधन अपेक्षित होता है। डी, यह विदेशी संस्थागत निवेशों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला निवेश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी। स्टूडेंट्स, चूंकि जो एफडीआई होता है, एफपीआई या एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर एफपीआई, ये आपको देखा होगा मुख्य रूप से ये ऋण सर्जित न करने वाला पूंजी प्रवाह होता है। यहाँ पर किसी भी देश में अगर ये जाता है तो वहाँ पर ये ऋण मतलब कर्ज नहीं होता है, बल्कि जो फॉरेन होते हैं बिजनेसर, वो क्या करते हैं, उस देश में, उस कंट्री में, विकसित या विकासशील देशों में वो बहुत बड़ी मुद्राएं लगाते हैं और वहाँ से प्रॉफिट कमा के दूसरे बाजार में लगा देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं? अब इसमें 4 स्टेटमेंट है। पहला, भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। दूसरा, भारत के लोहे व इस्पात रसायनों के उर्वरकों मशीनों का आयात में हाल ही के वर्षों में कमी आई है। तीसरा, भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। चौथा, भारत को कुल मिलाकर व्यापार चालू खाते का घाटे हो रहा है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 4, सी केवल 3, डी 1, 3 और 4। वीडियो को पॉज कीजिएगा, आप भी इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आपको बता दें स्टूडेंट्स, यूपीएससी ने इसका आंसर नहीं दिया है, परंतु मैं और आप मिलकर इसका आंसर निकालते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं कि भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम रहता है। ये बात ठीक है, हम कुल मिलाकर के आप देखोगे आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं, बात एकदम ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में लोहे इस्पात रसायनों उर्वरकों मशीनों के आयात को हाल ही के वर्षों में कमी आई है। ये बात कही गई है हाल ही के वर्षों में। तीसरा है, भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक होता है, बात एकदम करेक्ट है।
चौथा है भारत को कुल मिलाकर के व्यापार चालू खाते घाटे का हो रहा है। तो आप देखोगे कुल मिलाकर के ये देखा जाता है भारत का, अगर आप देखोगे करंट अकाउंट डेफिसिट ही देखने के लिए आपको मिलेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो इसलिए इसका आंसर मेरी ओर से और आपकी ओर से जो बन रहा है वो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन रहा है, मतलब 1, 3 और 4। आपको जो लगता है आप भी कमेंट्स बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में पाए जाने वाला पद वेस्ट इंटरमीडिएट वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कच्चे तेल की, बी बहुमूल्य धातु की, सी दुर्बल मृदा तत्वों की, डी यूरेनियम की। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर को बताने का प्रयास कीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्चे तेल क्रूड ऑयल का देखा जाता है। भारत आप देखोगे नेट इंपोर्ट क्रूड ऑयल में जाने वाला देश है। भारत खासतौर पर पर्शियन देशों से अधिक मात्रा में क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता है, इन सब के अलावा रूस व इत्यादि देशों से। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है या फिर है? 3 स्टेटमेंट दिए। पहला, परिवारों का बकाया गिर है। दूसरा, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि। तीसरा, राजकोषीय बिल जिसको ट्रेजरी बिल कहा जाता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि परिवारों का बकाया ऋण गृह और क्रेडिट कार्डों का बकाया ऋण गृह, राजकोषीय बिल, ट्रेजरी, ये सब गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर आईएआई सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का। बी, कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का। सी, कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा। डी, कुछ सहकारी सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं और अन्य निजी स्वामित्व वाले। आप भी इसका राइट आंसर बता सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, आप देखोगे बी, कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और कुछ अन्य घरेलू आपूर्ति का। इसीलिए आप देखोगे कुछ परमाणु रिएक्टर आईएआईए सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं और जबकि अन्य सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताना है। विश्व का सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाए जाने वाला कौन सा कंट्री है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी भारत, सी चिली, डी ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन में बता करके दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापार संबंधी निवेश उपायों जिसको बोलते हैं TRIMS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? 3 स्टेटमेंट देकर रखें। पहला, विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाला आयात पर परिणात्मक निर्वर्धन निषिद्ध होते हैं। दूसरा, ये वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं। तीसरा, ये विदेशी निवेश के विनियमन से संबंधित नहीं है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3, डी 1, 2 और 3। आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है। चूंकि जो व्यापार संबंधी निवेश उपायों की बात की गई है, ये वस्तु और सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेशकों पर लागू नहीं होते हैं, बल्कि इसमें खास तौर पर आप देखोगे वस्तु को शामिल किया गया है। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आप इसको पढ़िएगा और कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा। वीडियो को पॉज करते रहिएगा और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? प्रसारवादी मौद्रिक नीति मतलब रिलीज कर रहा है। 3 स्टेटमेंट देकर के, पहला, वैधानिक तरलता अनुपात को घटा करके उसे अनुकूलित करना। दूसरा, सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना। तीसरा, बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को भी घटाना। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3।
अब देखोगे इसमें पूछा गया है कि निर्णय नहीं लेता है, ठीक है, अगर उसने किया है तो ऐसा नहीं होगा। तो इसमें दूसरा अगर स्टेटमेंट को देखोगे, सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, नहीं सर वो बढ़ाएगा नहीं, कम करेगा, इसलिए इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब देखोगे जब आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति को अपनाता है तो उसमें एसएलआर, सीआरआर, इन सब के अलावा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीआर व अदर, इन सबको लाने का प्रयास करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्टेटमेंट पर हम बात करेंगे। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट है। पहला, शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता 2004-05 की कीमत पर प्रति व्यक्ति रुपए में वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी आई। दूसरा, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। चौथा, ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 3, डी केवल 1, 2 और 4। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप देखोगे पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में 1991 के एलपीजी रिफॉर्म के पश्चात वृद्धि हुई थी, उसके साथ साथ ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट देकर रखे हैं। पहला, कृषि क्षेत्र में अल्पकालिक शाख परिधान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक डीसीसीबी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। दूसरा, डीसीसीबी का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि शाख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है। आइए देख लेते हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे बी। इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है कि कृषि क्षेत्र में अल्पकालिक शाख परिधान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, जिसको डीसीसीबी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण प्रदान करते हैं, ये गलत है। जबकि जो आप देखोगे शेड्यूल कॉमर्शियल जो बैंक होते हैं और रीजनल ग्रामीण जो बैंक होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में डीसीसी से क्या करते हैं, ज़्यादा मुद्राएं देते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन बाद में। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लोगों के अतिरिक्त सामान्य निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं? 4 स्टेटमेंट है। पहला, यदि कोई मेलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचलित करने में लगने वाली लागत। दूसरा, यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत। तीसरा, यदि साइबर वालत ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेष ये सामर्थ्य परामर्शदाता की सेवा शर्तें लेने पर लगने वाली लागत। चौथा, यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 1 और 3, 4, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। अब देखोगे इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट देके रखा है ये ऑफिशियली गलत है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि यदि प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया जाता है तो नया कंप्यूटर की लागत। नहीं सर, अगर आप जानबूझकर तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जहाँ 2 है उसको हम कट कर देंगे, जहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट है उसको हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तो आपका ए आंसर नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या है, 1, 3 एंड 4।
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करेंगे, आंसर को अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर ऑप्शंस पे चलेंगे। क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। 6 स्टेटमेंट दे के रखे हैं, जितने ज़्यादा स्टेटमेंट इतना इजी क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं। सभी फसलों के लिए कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। दूसरा, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरकरण। तीसरा, सामाजिक पूंजी का विकास। चौथा, कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति। पांचवा, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी। छठा, सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना। पूछा है नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। आइए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 2 और 5, केवल 1, 3, 4 और 5, केवल 2, 3 और 6। डी केवल 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आप देखोगे इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर बोला गया है सभी, मतलब बोला गया है ऑल। ठीक है, सभी के लिए सर, क्योंकि सभी के लिए एमएसपी नहीं निर्धारित किया जाता है। एमएसपी की अगर हम बात कर लें तो एमएसपी आपके लिए 22+1, आप देखोगे 23 फसलों को दिया जाता है, और ये कह रहे हैं सभी। भारत के अंदर 400 से ज़्यादा फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो आप देखोगे पहला जब स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो आंसर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एलिमेंट मेथड है, इससे आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर ऑप्शन पे बात करेंगे। क्वेश्चन है आपका, भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात, जिसको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, पद का क्या महत्व है। 3 स्टेटमेंट देकर रखें। पहला, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। दूसरा, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। तीसरा, उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाधोधन क्षमता उतनी खराब होगी। आप देखोगे ऑप्शन नंबर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। अगर हम बात कर लें स्टेटमेंट नंबर 3 की, देखिए सर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है, ये आपका गलत है, क्योंकि ये जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा होगा, ना कि खराब होगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि मान लीजिए आप हैं, आपने किसी एक बैंक से, एक्स बैंक से लोन लिया है, ठीक है, और आपसे कहा गया है कि सर 1,000 रुपये का लोन है, आपको 1 साल में भुगताना है। बट आपने क्या किया, 11 महीने 15 दिन में आपने लोन भुगता दिया मान लीजिए, और पूरे मुद्राएं आपने जमा कर दी विद इंटरेस्ट के साथ में, मतलब जो आपके ऊपर ऋण था और उसके साथ साथ ईएमआई के दर्ज पर आपने जमा कर दिया। उस स्थिति में बैंक आपको देखेगा कि आपको 1,000 का बताया था 1 साल के लिए, ठीक है, और 10% से तो आपको 1100 देने थे। आपने क्या किया, 11 महीने 15 दिन में ही दे दिया, मतलब 15 दिन छोड़ दिए, तो बैंक बड़ा आपसे खुश हुआ, हैप्पी हुआ। आपसे कहा आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत बेस्ट है, क्योंकि आपने समय के अनुसार ऋण को चुकता कर दिया। इसीलिए यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया है, और जहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट होगा वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, तो आंसर सी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा। 1 और 2 इसमें दोनों ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक या कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी। 4 स्टेटमेंट है। पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी। दूसरा, सरकार द्वारा व्यापार करना। तीसरा, सरकार द्वारा भंडारण करना एफसीआई। चौथा, उपभोक्ता सहायक मतलब सब्सिडीज। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे डी इसका राइट आंसर होगा। ये सारे फैक्टर जो हैं, चाहे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, सरकार द्वारा व्यापार करना हो, सरकार द्वारा भंडारण हो, और उपभोक्ताओं को सब्सिडी हो, सभी के सभी आप देखोगे व्यापार को और एग्रीकल्चर मार्केट को प्रभावित करते ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर स्टेटमेंट बाद में, ठीक है, ऑप्शंस हम बाद में देखेंगे। चलिए
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, पूछा है आपसे। पहला, पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई। दूसरा, भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़ों से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है। तीसरा, पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। आप देखोगे अगर स्टेटमेंट पे जाएं, पहला, जब इकोनॉमी का क्वेश्चन होता है, मैंने कई बार आपको बताया है कि जहाँ पर सतत वर्ड हो, लगातार मतलब कंटिन्यू, तो वो क्वेश्चन यूपीएससी कहती है गलत होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट वास्तव में ठीक है, क्योंकि दुनिया भर में आप देखोगे बड़ी टेक्सटाइल कंपनियां बांग्लादेश में थी, परंतु आज की स्थिति बड़ी भयावह हो चुकी है, तो उसमें एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। तीसरा स्टेटमेंट, पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में, देखो ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा भागीदार देश आपका नेपाल रहा है, इसके अलग भी रहे, चाहे वो बांग्लादेश रहा हो, चाहे वो अन्य आपको जैसे और भी देश देखने के लिए मिलेंगे। तो तीसरा भी इसमें क्या है, गलत है। आपका पहला गलत और तीसरा गलत। अब जहाँ पर पहला उसको कट कर देंगे तो आंसर ए नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा। तीसरा भी गलत है, तो आंसर क्या होगा, बचा आपका बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़ों से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे। ऑप्शंस मुझे आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। चलिए आइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? बताइएगा। हाल ही में 2025 में कहाँ पर G20 की मीटिंग होने वाली है? 24 में तो आपके भारत में हुई है। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की। बी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया व न्यूजीलैंड। सी ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब, अमीरात एवं वियतनाम। डी इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एवं दक्षिण कोरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखिए बी क्यों नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड ये G20 के सदस्य देश तो हैं, लेकिन आप देखोगे मलेशिया नहीं है। ब्राज़ील सी में देखें तो इसलिए आपका बी गलत है। सी ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब, अमीरात, वियतनाम इसका मेंबर देश नहीं है, तो ये गलत है। डी की बात कर लें, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया इसका मेंबर है बट सिंगापुर नहीं है। अमेरिका, कनाडा और 4 देश यूरोपियन यूनियन के, ठीक है, जिसमें आप देखोगे जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है और यूके है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत भी इसका सदस्य देश है। अगले क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर स्टेटमेंट, फिर ऑप्शंस। आइए देखते हैं क्या पूछा है। पूछना आपसे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों का अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? कितना अल्पकालिक? अब इसमें 5 स्टेटमेंट देकर रखे हैं। पहला, फर्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए। दूसरा, कंबाइन कटाई मशीनों जिसमें ट्रैक्टरों एवं मिनी ट्रैक्टरों के क्रय के लिए। तीसरा, फर्म व्यापारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए। चौथा, फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए। पांचवा, परिवार के लिए घर निर्माण तथा गांव में शीतागार सुविधा की स्थापना के लिए। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ये कह रहे हैं नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 2 और 5। बी केवल 1, 3 और 4। सी केवल 2, 3, 4 और 5। डी 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखोगे इसका जो राइट आंसर होगा, अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5वें स्टेटमेंट को पढ़ें। ये कह रहे हैं परिवार के लिए घर निर्माण और गांव में शीतागार। शीतागार का मतलब होता है कि एक ऐसा कोल्ड स्टोर बनाना, कोल्ड स्टोर ऐसा बनाना जहां पर फसल बर्बाद ना हो। क्या किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप 25 लाख 1 करोड़ रुपए निकालते हैं? नहीं। और शीतागार कभी भी 1-2 लाख रुपए में नहीं बनता है। तो इसलिए 5वां स्टेटमेंट गलत होगा। जहां 5 है वो गलत हो जाएगा। ए गलत, सी गलत, डी गलत। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और इसमें दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है कि कंबाइन कटाई, आप देखो मशीनों, ट्रैक्टरों और मिनी ट्रैक्टरों के लिए क्रय के लिए नहीं आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में ऑप्शंस पे जाएंगे। देखिए ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, इकोनॉमी से क्वेश्चन है। पहला,
खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भार वेटीज, उनके थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स में दिए गए भार से अधिक है। दूसरा, डब्ल्यूपीआई सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता है जैसा कि सीपीआई पकड़ता है। तीसरा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु डब्ल्यूपीआई को अपना लिया है। पूछा क्या है आपसे, ये कह रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। आप देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मूल्य मान हेतु तथा प्रमुख नीति दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु डब्ल्यूपीआई को अपना लिया है। नहीं सर, आज भी आप देखोगे इसने सीपीआई और सीपीआई को अर्बन प्लस रूरल एक तरीके से कंबाइन में अपना के रखा है। और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, डब्ल्यूपीआई सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को नहीं पकड़ता है जैसा कि सीपीआई पकड़ता है। डब्ल्यूपीआई की अगर हम बात कर लें तो डब्ल्यूपीआई में ओनली आप देखोगे गुड्स की बात की जाती है, जबकि सीपीआई की बात कर लें तो सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को शामिल किया गया है। तो इसलिए आप देखोगे इसका राइट आंसर जहां 3 है उसको हम कट कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, पहला और दूसरा ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मैकांग, अब इसमें मिलान है, नदी है, जाकर मिलती है कहाँ पर, ठीक है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। चलिए उसी पर हम बात कर लेते हैं। देखिए पहला है मैकांग अंडमान सागर, दूसरा है थेम्स आयरिश सागर, तीसरा है बोलगा कैस्पियन सागर, चौथा है जम्बेजी हिंद महासागर। उपयुक्त युग्म में से कौन सा ये से सुमेलित है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 3 और 4, डी केवल 1, 2 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे पहला इसमें गलत है, दूसरा इसमें गलत है, जबकि तीसरा और चौथा आपका ठीक है। तो पहला जहाँ है वो कट हो जाएगा, दूसरा जहाँ है वो कट हो जाएगा। इसमें आप देखोगे ये जो बोलगा नदी है कैस्पियन सागर में गिरती है और जम्बेजी नदी जो है हिंद महासागर में गिरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स वीडियो को पोस्ट करें, कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताएं, नहीं तो आंसर भी आप नहीं बता रहे हैं तो एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन को, हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी देख लेंगे क्योंकि जब आपको सुविधा मिल रही है तो इसका पूरा आनंद लीजिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट देकर रखें। पहला, सभी अनाजों दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर प्रणत खरीद भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश यूटी में असीमित होता है। दूसरा, अनाजों एवं दालों का एमएसपी किसी भी राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते हैं। पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1, 2 और दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। अगर हम बात कर लें पहले स्टेटमेंट की, पहले में पूछा रहा है कि सभी अनाजों दालों तिलहनों, देखो सभी को नहीं रखा गया। पहली बात, बहुत सारे मिलट्स हैं जो इसके अंदर शामिल नहीं है, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो इसमें शामिल ही नहीं है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा वाला भी आप देखोगे गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये कह रहे हैं एमएसपी, एमएसपी एक तरीके से मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम आप देखोगे सपोर्ट प्राइस है, मैक्सिमम नहीं है। उसने भारत सरकार एक सीमा रेखा खींच देती है कि यहाँ इससे नीचे आपकी फसल नहीं बिकेगी, इससे ऊपर आपकी फसल बिकेगी या इस पर बिकेगी। तो इसलिए दोनों कथन क्या हो जाते हैं यहाँ पर, पहला एंड दूसरा दोनों गलत है और पूछा है आपसे सही। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 स्टेटमेंट है। पहला, वाणिज्यिक पत्र जिसमें कॉमर्शियल पेपर अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। दूसरा, जमा प्रमाण पत्र जिसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालिक प्रपत्र है। तीसरा, शीघ्रावधि द्रव्य कॉल मनी अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है।
चौथा, शून्य कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड्स अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालिक बॉन्ड है। पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 4, सी 1 और 3, डी 2, 3 और 4। आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है। इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात कर लें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले हम देख लेते हैं, देखिए कौन सा गलत है। दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात कर लें तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाता है उसको भी थोड़ा जानिएगा, देखिए उसको भी जरा जानिएगा कैसे आपका गलत हो जाता है। अगर हम बात कर लें इसमें दूसरे स्टेटमेंट की, इसमें कह रहा है जमा प्रमाण पत्र, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब दूसरे वाला क्या है, ऑप्शन नंबर ए ये भी गलत है। आप देखोगे डी ये भी गलत है। वहीं अगर हम बात कर लें इसमें ये जो है ये ब्याज सहित नहीं होता है, जीरो कूपन बॉन्ड ब्याज रहित होता है, ठीक है। तो आपका चौथा भी गलत है, जहाँ 4 होगा वो भी गलत हो गया। जब सारे गलत हो गए बचा कौन सा, 1 और 3, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा ये ठीक है, बाकी के सब गलत हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें 3 स्टेटमेंट है। पहला, परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी। दूसरा है श्रवण, उच्च पद प्राप्त पुजारी। तीसरा है उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। चौथा है उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। आप देखोगे इसका अगर पहले वाले स्टेटमेंट की बात कर ले, ठीक है, तो पहले वाले अगर स्टेटमेंट की बात कर लें, ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है आपका सही हो जाता है। लेकिन ये जो दूसरा स्टेटमेंट है गलत है। श्रवणक जो है ये उच्च पद प्राप्ति पुजारी नहीं थे, पहली बात। तीसरा स्टेटमेंट ठीक है, जो उपासक हैं वो बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। पूछा गया है भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट हैं, जितने ज्यादा स्टेटमेंट उतना ही क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट है, आप देखोगे हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। दूसरा है हाथियों की अधिकतम गर्भ अवधि 22 माह तक हो सकती है। तीसरा है सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। चौथा है भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक संख्या केरल में है। पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 4, सी केवल 3, डी 1 केवल 1, 3 और 4। आप देखोगे इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात कर लें इसमें तीसरा और चौथे स्टेटमेंट की, चौथा स्टेटमेंट कहता है कि भारत में राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक संख्या केरल में है, जबकि आप देखोगे कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ये ध्यान में रखना है, सबसे ज़्यादा हाथी कर्नाटक में है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट था कि सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक आप देखोगे बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। ये एक फैक्ट है और ये गलत है, ठीक है। तो इसलिए तीसरा चौथा गलत है, और तीसरा चौथा जहाँ थे वो गलत हो जाएगा, मतलब कि बी आंसर नहीं है, सी आंसर नहीं है, डी आंसर नहीं है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 2। ये बात ठीक है कि हाथियों का नेतृत्व मादा करती है और अधिकतम ये 22 माह तक, आज तक के इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी आर्थ्रोपोड जीवों में एकमात्र यह है हाथी ही ऐसा जीव है, एलिफेंट, जिसकी गर्भ धारण अवधि 22 माह की होती है, अन्यथा सबकी बहुत कम अवधि होती है। इन सब के अलावा हाथी की जो स्मृति होती है बड़ी ही पावरफुल होती है। आप देखोगे उसका जो हार्ट है जो पंप करता है, ठीक है, जो उसका दिल होता है वो लगभग 1 मिनट में 2 से 3 बार करता है, बड़ा स्ट्रक्चर होने के कारण, क्योंकि ब्लड देरी से जाता है। उन सब के अलावा यदि हाथी को हमने एक स्थान से गुजार दिया तो ध्यान रखिएगा अगर वो 10 साल की बाद भी आए तो वो स्थान से आसानी से निकल जाएगा, आपको बिना बताए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। 4 स्टेटमेंट है, जितने ज़्यादा स्टेटमेंट उतना इजी क्वेश्चन। पहला है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, चौथा है वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य।
नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1 2 3 और 4, डी 1 2 3 और 4। आप देखोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये क्या वास्तविक रूप से कावेरी बेसिन में पड़ता है, तो आप कहोगे जी नहीं महोदय, ये कावेरी बेसिन में आपको मिलता है। सॉरी रुकिएगा, ये नागरहोल तो कावेरी बेसिन में मिलता है, ये बात ठीक है। परंतु पापीकोंडा की बात कर लें तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान ये आपको इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो जहां दो है उसको कट कर देंगे तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन आप देखोगे डी नहीं होगा। बट अगर हम देखें पहला ठीक है, तो जब पहला ठीक है तो राइट आंसर क्या होगा। पहला ठीक है, तीसरा ठीक है, तो चौथा ठीक है, क्योंकि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सत्यमंगलम और वायनाड वन्यजीव आरक्षित जो क्षेत्र हैं ये कावेरी बेसिन के ही एक रीजन में आते हैं। पापीकोंडा इसमें नहीं आता है, वो आप देखोगे कृष्णा वाले बेसिन में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे और अपना आंसर देखते चलेंगे। तो ऊपर मैंने डिस्कस कर दिया है सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सी लोन, फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ, बारवेट ग्रे चिड, मिनी वेट और हाइड थ्रेटेड्स रेड स्टैंडर्ड्स क्या है। ऑप्शन नंबर ए पक्षी, बी प्राइमेट, सी सरीसृप, डी उभयचर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है पक्षी। ये सभी क्या है, ये पक्षियों की प्रजातियां होती हैं जो कि ग्रेट चिड, मिनीवेट के रूप में और व्हाइट थ्रेटेड्स रेड स्टड के रूप में जानी जाती हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अनुपमृग बारहसिंगा की उस उपजाति को पक्की भूमि में फली फूलती है और केवल घास वक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, सी मुदुमलई वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र, डी ताल छपर वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। आप बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्टेट कौन सा है, ठीक है। और जितने भी नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान हैं ये आपका वर्क है कि आप इसको अवश्य ही करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस्पात स्लेग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है। तीन स्टेटमेंट है। पहला आधार सड़क के निर्माण के लिए, दूसरा कृषि मृदा के सुधार के लिए, तीसरा सीमेंट के उत्पादन के लिए। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 और 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देखोगे जो इस्पात स्लेग है इसको आप आधारभूत सड़क निर्माण में, कृषि मृदा के सुधार में व सीमेंट के उत्पादन में, इन सब के अलावा कई ऐसे सोयल फर्टिलाइजर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है 77वां। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान हैं जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। चार स्टेटमेंट हैं, जितने ज़्यादा स्टेटमेंट उतना इजी क्वेश्चन विद एलिमेंट मेथड के साथ। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। पहला स्टेटमेंट है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, चौथा मानस राष्ट्रीय उद्यान। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी केवल 1 और 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप देखोगे 1 और 2 इसका राइट आंसर है, मतलब कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य मानस राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पर आपको कस्तूरी मृग नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपका बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लें। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में और अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए क्या क्वेश्चन पूछे हैं। ये कह रहे हैं कि ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणविद दीर्घो उपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पंचित को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को
अधिक प्राथमिकता दी जाती है। 5 स्टेटमेंट, जितने ज़्यादा स्टेटमेंट उतना इजी क्वेश्चन विद एलिमेंट मेथड के साथ। पहला ताम्रशिलेक, दूसरा शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी, तीसरा जियो टेक्सटाइल, चौथा उष्ण मिश्रित एस्फोल्ट प्रौद्योगिकी, पांचवा पोर्टलैंड सीमेंट। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 4 और 5, डी केवल 1 और 5। इसका राइट आंसर और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो पांचवा और चौथा है ये गलत है, जबकि पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट हो जाएगा। जहां पर चौथा है वो गलत, बी और सी पांचवा है तो वो भी गलत, ऑप्शन नंबर डी भी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 ये करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले विद्यार्थियों के लिए वीडियो को पॉज करें, आंसर को अटेम्प्ट करें और चलिए आगे बढ़ते रहिएगा। वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर हिंट्स दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने वीडियो को रोका है, यहाँ मान लीजिए यहाँ, तो यहाँ रोका है तो आप 78 वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और अटैम्प्ट करके जैसे ही मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो इसको देखेंगे और इसका आंसर चुन लेंगे। यहीं 76 है स्टील वाला, तो इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर इसका भी आंसर ऐसे ले लेंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करना है। ऊपर हालांकि मैं करवा रहा हूँ तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। दूसरा, कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तीसरा, भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे डी। इसमें तीनों बातें ही ठीक हैं, क्योंकि कोयले की राख में आर्सेनिक और सीसा, पारद अंतर्विष्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। इन सब के अलावा कोयला संचालित विद्युत संयंत्र में आप देखोगे पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं और विभिन्न प्रकार की गैसें। भारत में कोयले की राख आप देखोगे अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि भारत में पिट कोयला पाया जाता है जहाँ पर कार्बन की मात्रा लगभग 40% के आसपास देखने के लिए मिलती है, जबकि एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट और बिटुमिनस कोयला भारत में बहुत कम मात्रा में मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 80वां। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले और उसके बाद ऑप्शंस पर आ जाएंगे। क्या है देखिए, खेती में बायोचार का उपयोग। 3 स्टेटमेंट है। पहला, बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती जिसको वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा, जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को भी बढ़ावा देता है। तीसरा, जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम में अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धि कर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। आप देखोगे इसमें अगर राइट आंसर की बात कर लें तो राइट आंसर क्या होगा, इसमें तीनों बातें क्या हो जाती हैं आपकी ठीक हो जाती हैं बायोचार को लेकर के। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। क्योंकि बायोचार का उपयोग आप नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों में वृद्धि कर देते हैं, उसके साथ साथ आप देखोगे ये जल धारण क्षमता को लंबे समय तक बढ़ा देता है। इन सब के अलावा ये वर्टिकल फार्मिंग में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 81 ये कह रहे हैं, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की सूची 5 में रखा 6 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य है? आइए देखते हैं क्या तात्पर्य है। देखिए क्वेश्चन था आपका 81वां। इसमें हम जो आपसे चर्चा कर रहे थे, ठीक है, ये 5वीं अनुसूची 1972 की जो छठी अनुसूची है उसमें रखा गया। स्टूडेंट्स अब इसको परिवर्तित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है
उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। बी, ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। सी, यह एक आनुवंशिक रूपांतरित फसल पौधा है। डी, ऐसा पौधा आक्रामक होता है और परितंत्र के लिए हानिकारक होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए। उस पौधे की खेती के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है क्योंकि यह एक संरक्षित पौधे के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घाटाशाला, कदुरा तथा चोल किस लिए विख्यात थे? ऑप्शन नंबर ए, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। बी, शक्तिशाली राज्यों की राजधानियाँ। सी, उत्कृष्ट प्रश्न कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान। डी, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने विदेशी व्यापार वाले बंदरगाहों का निर्माण करने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए गुप्त राजवंश बहुत ज़्यादा जाना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, कृषि में शून्य जुताई, जीरो टेलिंग का या के क्या लाभ है? मतलब शून्य जुताई के क्या लाभ हैं? टाइलेज, तीन स्टेटमेंट है। पहला, पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुवाई संभव है। दूसरा, चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीज का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। तीसरा, मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी, केवल 1, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जीरो जो जुताई कृषि है उसके बड़े उपयोग होते हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा स्टूडेंट्स, जो भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं और हिंदी वाले पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इससे आपकी इंग्लिश के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको क्वेश्चन पढ़ने में और पेपर जो आता है ना इंग्लिश का कंपलसरी, उसको लिखने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बायोचार इन फार्मिंग? ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, पहले देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है, ऑप्शंस बाद में देखेंगे। देखिए, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किन का उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? 6 स्टेटमेंट देकर रखे हैं, जितने अधिक स्टेटमेंट उतना ही क्वेश्चन होता है। देखिए, पहला कसावा, दूसरा क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, तीसरा मूंगफली के बीज, चौथा कुल्थी जिसको होर्स ग्राम, पांचवा सड़ा आलू, छठा चकुंदर। नीचे दे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। देखिए सर, जैव ईंधन की बात की गई है। पहला ऑप्शन है केवल 1, 2, 5 और 6, बी केवल 1, 3, 4 और 6, सी केवल 2, 3, 4 और 5, डी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप देखोगे तीसरा, मूंगफली के बीज इसके अंतर्गत नहीं रखे गए हैं। जहां पर 3 है उसको कट कर देंगे तो आप देखोगे बी नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। जबकि अगर हम बात कर लें पहला, दूसरा, कुल्थी भी नहीं आती है, सड़ा आलू और चुकंदर इसके अंतर्गत रखा गया है, तो पहला, दूसरा, पांचवा, छठा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए, क्योंकि सही आपसे पूछा था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आजकल जैव ईंधन की तरफ बहुत ज़्यादा यूपीएससी का भी और सरकार का भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा झुकाव बढ़ता चला जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर उसके विकल्प की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है? ऑप्शन नंबर ए है प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। दूसरा मतलब बी, किसी देश की जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता जिन्हें जलाकर के देश अपने नागरिकों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है। सी, किसी जलवायु आप देखोगे शरणार्थी क्लाइमेट रिफ्यूज द्वारा किसी नए स्थान के प्रतिकूलित होने हेतु किए गए प्रयास। और डी,
पृथ्वी ग्रह पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशदत्त कार्बन पदचिह्न। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति को इसके अंतर्गत रखा जाता है, जो कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। दूसरा, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। तीसरा, पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं रबी की दालों का उत्पादन घटा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए। कुल दाल उत्पादों में मूंग का नहीं है सर, मसूर का है। और पिछले 3 दशकों में खरीफ की दालों का नहीं, आप देखोगे रबी की दालों का उत्पादन बढ़ा है। इसलिए दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। तो आंसर इसका पहला ठीक हो जाएगा कि उड़द की दाल को आप रबी और खरीफ दोनों समय में उत्पाद कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 87वां, मतलब 87। यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 110 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुआब वाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कपास, बी जूट, सी गन्ना, डी चाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे ए। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी लगातार मल्टीपल टाइम पूछा है और आगे भी पूछता रहेगा। आपको पूरा उस क्रॉप्स के बारे में जानकारी दे देगा और आपसे बाद में पूछेगा कि यह चर्चा किसके बारे में की जा रही है। तो इसको थोड़ा सा क्या है, इन विशेष तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला, सौर ऊर्जा का उपयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जी जिसको समरसेबल पंपों के लिए नहीं। दूसरा, सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्रीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वाले के लिए नहीं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से कथन सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे डी, क्योंकि पहला कथन इसमें गलत है, दूसरा भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप देखोगे सौर ऊर्जा पैनल से हम समरसेबल भी चला सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है, इससे अपकेंद्रीय पंपों के चलन हो सकते हैं, इसके साथ साथ हम पिस्टन वाले जितने भी पंप होते हैं उनको भी चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से पहले जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को पॉज करें और अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को। चलिए आइए, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शंस और स्टेटमेंट ही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, भारत में गन्ने की खेती के वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट हैं, जितने ज़्यादा स्टेटमेंट उतना इजी क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पर एलिमेंट मेथड लग सकता है। पहला, जब बर्ड चिप जिसको सेंट लिंक्स जिसको वर्ड चिप सेंट लिंग को नर्सरी में उगाकर मुख्यतः कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। दूसरा, जब सेक्टर्स का सीधे रोपण किया जाता है, तब एक कली का मतलब सिंगल वर्डिड सेक्टर्स का अंकुरण प्रतिशत कई कली का मतलब मैनी वर्डिड सेक्टर्स की तुलना में बेहतर होता है। तीसरा, खराब मौसम की दशा में यदि सेक्टर्स का सीधे उपयोग होता है, तब एक कली का सेक्टर्स का जीवित बचना बड़े सेक्टर्स की तुलना में बेहतर होता है। तीसरा मतलब चौथा,
गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन के लिए तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 4, डी 2, 3 और 4। इसका करेक्ट आंसर आप देखोगे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, चौथा स्टेटमेंट भी ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1 और 4। जब दूसरा गलत है तो डी नहीं होगा, तीसरा गलत है तो बी नहीं होगा, तो ए नहीं होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऐसे बड़े क्वेश्चन यूपीएससी एक टारगेट बना करके देता है। जो नए स्टूडेंट्स होते हैं और सीरियस स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, जिसने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस नहीं की होती है, उसके क्वेश्चनों को नहीं पढ़ा होता है और वो एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, केवल उन्होंने विभिन्न कोचिंगों की टेस्ट सीरीज लगाई होती है, तो उनको प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चन पढ़ने में डेफिनेटली होती ही है और वो फंस जाते हैं। क्योंकि जो आपने आंसर की, जो आपने किसी भी कोचिंग संस्था की जो टेस्ट सीरीज होती है वो बहुत ही कम मैच खाती हुई प्रतीत होती है। हाँ, ये संभावित ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा यूपीएससी ने कई बार कोचिंगों को धोया है, जो कि 2024 के एग्ज़ाम में भी दिखा, 23 में भी दिखा। आइए अगला क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस या किन पद्धतियों या पद्धति को परितंत्र अनुकूलित कृषि माना जाता है? 4 स्टेटमेंट है। पहला, फसल विविध रूपण। दूसरा, शिव आधिक्य, जिसको आप देखोगे लीगम इंटरनेचिफिकेशन। तीसरा, टेशियोमीटर का प्रयोग। चौथा, ऊर्ध्वाधर कृषि, जिसको वर्टिकल फार्मिंग। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। पहला ऑप्शन है ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 3, सी केवल 4, डी केवल 1, 2, 3 और 4। इसका जो राइट आंसर है आप देखोगे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें आप देखोगे 1, 2 और 3, चौथा ऊर्ध्वाधर कृषि के लिए आप देखोगे ये पारिस्थितिकी तंत्र की कृषि के लिए आवश्यक नहीं होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शंस पे बाद में। कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं? 4 स्टेटमेंट है। पहला, सिंचाई जल की क्षारीयता को नियंत्रण करना संभव है। दूसरा, रॉक फॉरेस्ट और सभी अन्य फॉरेस्टिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। तीसरा, पौधे के लिए पोषक बढ़ती हुई मात्रा में सुलभ कराए जा सकते हैं। चौथा, रासायनिक पोषकों के निशाचलन में कमी संभव है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। आइए देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी केवल 2, 3 और 4। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप देखोगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दूसरा जो स्टेटमेंट अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो वो गलत है। क्यों गलत है आइए देखिए। इसने कहा है कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हो सकते हैं, तो इससे रॉक, फास्फोरस और सभी, यहाँ पर ऑल की बात की जा रही है, ये ध्यान में रखना है, सभी अन्य फास्फोरिक उर्वरकों की सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। नहीं, सभी के साथ संभव नहीं है। और जब दूसरा आपका गलत है तो ए आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा। बचा क्या आंसर आपका सी, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1, 3, 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट है। पहला, बेटोनाइट। दूसरा, क्रोमाइट। तीसरा, कायनाइट। चौथा, सिलीमेनाइट। भारत में उपयुक्त में से कौन सा ऐसे आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज जिसको मेजर मिनरल्स हैं या फिर हैं? तो ये पूछा गया है, कई बार पूछे जाते हैं। इस पर मैं एक क्लास ले लूँगा, आपकी सारे के सारे मिनरल्स और एलिमेंट्स में आपसे चर्चा कर लूँगा। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 4, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2, 3 और 4। तो आपको करेक्ट आंसर इसमें बताना है सर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये बात कर रहे हैं मेजर एलिमेंट्स में, तो जो आपका बेटोनाइट है ये मेजर एलिमेंट्स नहीं है, जबकि क्रोमाइट, काइनाइट और सिलीमेनाइट ये सब क्या है? मेजर एलिमेंट हैं, और इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन। इससे पहले इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, आंसर को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। आइए 93 क्वेश्चन को देखिएगा। ये कह रहे हैं महासागर औसतन तापमान ओशियन मैन टेम्परेचर OMT संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है। दो स्टेटमेंट है। पहला, OMT को 26 डिग्री सी तापमान समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। दूसरा, OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। पहला केवल एक ठीक है, दूसरा बी केवल दो ठीक है, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे केवल दो, बी इसका करेक्ट आंसर है। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें 26 डिग्री सी टेम्परेचर की गहराई तक मापा जाता है, ये गलत है। और इन्होंने एक यहाँ पर देके रखा है दक्षिण पश्चिम, हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर तक होती है, ये गलत है सर। ठीक है, चलिए दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शंस बाद में। ये कह रहे हैं भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो भी फर्टिलाइजर पे रासायनिक उर्वरक है, जैसे यूरिया होता है, उसकी बात ये कर रहा है। तीन स्टेटमेंट है। पहला, वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। दूसरा, अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। तीसरा, सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधक कारखानों का उपोत्पाद है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से कथन सही है या फिर है। आइए ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल एक ठीक है, बी केवल दो और तीन ठीक है, सी केवल दो ठीक है, डी एक दो और तीन ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइए उसको जान लेते हैं। देखिए अगर हम बात कर लें, इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं कि वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार द्वारा संचालित है, सरकार द्वारा नहीं। भाई आज आपको मार्केट में मिल रहा है भारत यूरिया, ठीक है, भारत यूरिया, वो भारत सरकार के अंडर से आता है, उस पर भारत सरकार की मोहर है, ठीक है, तो इसलिए पहला गलत है, वो उसके नियंत्रण में रहता है। दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, ठीक है, तो पहला गलत है, और जब पहला गलत हो जाएगा तो आंसर ए नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा, और इसलिए आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, दो और तीन, क्योंकि दोनों और तीनों ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। मरु राष्ट्रीय उद्यान, पहला स्टेटमेंट है यह 2 जिलों में विस्तृत है। दूसरा है उद्यान के अंदर कोई मानव वास नहीं है। तीसरा, यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक और दो तीन। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। मरु राष्ट्रीय उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान जिसको थार मरुस्थल के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जो राजस्थान के क्षेत्र तक और गुजरात के कुछ क्षेत्र तक लगता है, यह 2 जिलों में विस्तृत है, ये बात ठीक है। लेकिन दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई मानव वास नहीं है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवास में से एक है, ये भी ठीक है। जहाँ 2 होगा वो गलत हो जाएगा। तो आप देखोगे 2 को हम निकालेंगे तो ए आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, सी होगा, मतलब कि 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 96। ये कह रहे हैं सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अक्साई चीन के पूरब में, बी लेह के पूरब में, सी गिलगिट के उत्तर में, और डी नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे 96 का जो नुब्रा वैली है उसके आप देखोगे ये उत्तर में अवस्थित है। जैसे ये नुब्रा वैली है, इसके उत्तर में यहाँ पर आपको सियाचिन ग्लेशियर मिलेगा। और सियाचिन ग्लेशियर की बात कर लें
तो ये ट्रायंगल में इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर नुब्रा है और इसके उत्तर में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अक्साई चीन के नहीं, अक्साई चीन के तो इधर पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को अटैम्प्ट लेंगे और आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द ईस्टर्न ऑफ अक्साई चीन, ईस्ट ऑफ लेक, नॉर्थ ऑफ गिलगिट, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो नुब्रा वैली इसका राइट आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए 97 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट है, इसमें मैच द फॉलोइंग पूछा है, तीर्थ स्थल है और वर्तमान राज्य। ठीक है, देखिए सर कौन कौन से आइए। पहला है भीलसा मध्य प्रदेश, दूसरा है द्वारका समुद्रम महाराष्ट्र, तीसरा है गिरिनगर गुजरात, चौथा है थानेश्वर उत्तर प्रदेश। उपयुक्त में से कौन सा सही युग्म सुमेलित है या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 4, सी केवल 2 और 3, डी केवल 2 और 4। आप देखोगे इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें पहला और तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। जो आपका भिलसा है ये मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा, जो गिरिनगर है ये गुजरात में मिलेगा, परंतु थानेश्वर की बात कर लें, ये जो थानेश्वर है ये उत्तर प्रदेश में ना होकर के ये आपको गुजरात के रीजन में मिलेगा। उन सब के अलावा जो द्वार समुद्रम है ये आपको महाराष्ट्र में ना मिलकर के वेस्ट बंगाल में मिलेगा। इट्स क्लियर। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप देखोगे 1 और 3 मतलब ए इसका राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है 3 स्टेटमेंट दें। पहला, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण जिसको CGWA ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित मतलब ओवर एक्सप्लॉइटेड अथवा संकटपूर्ण जिसको क्राइटिकल वर्गीकृत किया हुआ है। दूसरा, CGWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। तीसरा, विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? 2024 में इस वाले स्टेटमेंट को 23 में इस वाले स्टेटमेंट को रखा था सैम। देखिए कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी केवल 1 और 3। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा सर? आइए एक एक करके बात करते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है कि जब यूपीएससी का आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो और वहाँ पर कोई नंबर दे दिया हो तो ध्यान रखिएगा वो नंबर मैं कहूँगा कि 95% वो गलत होने के चांसेस होंगे। ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण मतलब CGWA ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित जिसको ओवर एक्सप्लॉइटेड अथवा संकटपूर्ण क्राइटिकली वर्गीकृत किया है। ऐसा नहीं है 36%, ये नंबर गलत है। इसलिए दूसरा और तीसरा सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 99वां। क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। दूसरा, केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षीर उत्पन्न करते हैं। तीसरा, चक्रवात की वाताक्षरी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सी कम होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी केवल 1 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी केवल 2 इसका आंसर ठीक होगा। क्यों? आइए देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स आपको बताया गया है कि जो जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में ही होते हैं, ये गलत है। ये उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ आप देखोगे साउथ गोलार्ध में भी आपको मिलेंगे। केवल कुछ चक्रवात ही आप देखोगे वाताक्षर उत्पन्न करते हैं, सभी नहीं करते हैं। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो नहीं करते हैं, जबकि जो एंटी साइक्लोन ट्रॉपिकल जो होते हैं, ठीक है, सब ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होते हैं वो करते हैं। चक्रवात की आप देखोगे वाताक्षर के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से 10 डिग्री से कम होता है। ये इन्होंने निश्चित कर दिया भाई, अधिक भी होता है। जब साइक्लोन एंटी साइक्लोन आप स्टडी करते हैं तो वहाँ पर सिचुएशन आपको मिलती है। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखो
कुछ चक्रवात दे रखा है, ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 100। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास जिसको क्राइटिकली टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए कार्बेट, बी रणथंबोर, सी नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम, डी सुंदरवन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप भी इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं, परंतु इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप देखोगे नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम में सबसे ज़्यादा क्राइटिकली टाइगर जो हैबिटेट देखने के लिए आपको मिलेंगे, मतलब साउथ इंडिया वाले क्षेत्रों में। ये जो सुंदरवन है, जैसे कार्बेट नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड का है, रणथंबोर ये राजस्थान का है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम उधर चले जाइएगा आप उड़ीसा, सॉरी नीचे तमिलनाडु के क्षेत्रों में, ठीक है, आंध्र प्रदेश वगैरह। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में चले जाइएगा। आइए इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी देखेंगे, क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो को पोस्ट कीजिएगा, अटैम्प्ट लेने का प्रयास कीजिएगा। Among the following tiger reserve, which one has the largest area under critical tiger habitat? Option number A कॉर्बेट, बी सी डी। तो आप इसका आंसर क्या है बताएंगे? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको स्पेस फॉर रफ वर्क देकर रखा है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स यहीं तक रहने देते हैं। मैं आपको बता दूं, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आपका 2020 का पेपर पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने 50 से 51 से 100 तक के क्वेश्चन आपसे कवर किए हैं। स्टूडेंट्स आप देखोगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं करते हैं। आप जिस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं वहाँ पर पहुँचें। तो चलिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अगले किसी क्लासेस में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।